हाय दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग का एक नया डरावनी कहानी में आप सबको स्वागत है। रायपुर में एक घर का कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। इस घर में छुपा हुआ है बहुत सारा राज, जो एक के बाद एक दर्दनाक मौतों को लेके आया। क्या कनेक्शन था उस घर के साथ उन मौतों का? आज का ये इंसिडेंट आप लोगों को डरने पे मजबूर कर देगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, रात को अकेले ये कहानी मत सुनिए और कमेंट करके बताइए कहाँ से आप सुन रहे हो इस कहानी को। तो जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए और चलिए हमारे साथ एक स्कैरी सफ़र की तरफ। आज के इस कहानी को भेजा था रमेश जी ने रायपुर से, और ये किस्सा हुआ था उनके साथ जब वो एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे उनके घर में। यहाँ रमेश के लाइफ में हुआ कुछ पास्ट इंसिडेंट आप लोगों को पहले जान लेना चाहिए। रमेश बेसिकली एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है। घर में उसका मम्मी पापा और एक बड़ा बहन था। उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी था बहुत ही अच्छा, और रमेश एक वेल एजुकेटेड पर्सन। साल 2009 रमेश के जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था। उनका तब रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था उनके गर्लफ्रेंड के साथ। उन लोगों का ये रिलेशनशिप था 6 साल का। तो आप समझ सकते हैं क्या बीता होगा उनके ऊपर। अब ये ब्रेकअप भी हुआ था बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर के साथ। रमेश बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली हैरेस हुआ था अपने गर्लफ्रेंड और उनके घर वालों के तरफ से। पूरा टूट चुका था उस टाइम रमेश के घर वालों ने बहुत कोशिश किया था इन लोगों का रिलेशनशिप को ठीक करने का, लेकिन उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा था। रमेश के पास एक सफ़ेद बिल्ली था। 9 साल से वो उसके फैमिली के साथ रहता था। अचानक से वो भी ठंड लगने के कारण मारा गया। इस बिल्ली के जाने के बाद रमेश और भी ज़्यादा टूट गया था। तब अकेलापन तब उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। धीरे धीरे तब उसका तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगा। ये सब देखकर एक दिन अचानक वो जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ एक कॉलीग ने उसे ट्यूशन पढ़ाने के बारे में बताया। इससे उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों के बीच रहने से मन में शांति रहेगा। तब रमेश को अकेलापन बहुत ज़्यादा सताता था। ऑफिस के बाद वो ट्यूशन पढ़ाने का प्लान बनाया, लेकिन प्रॉब्लम ये था उसे तब स्टूडेंट कहाँ से मिले। सितंबर के महीने में जब 4 महीने बाद ही हो फाइनल एग्जाम, तब एक दिन अचानक उसका एक फ्रेंड ने बताया एक बच्चे के बारे में जो क्लास 11 में पढ़ता है। उसे फिजिक्स और मैथ पढ़ाना है उसके घर जाकर। रमेश उसी दिन ऑफिस के बाद फ़ोन करके सीधा पहुंच गया उस स्टूडेंट के घर में बात करने के लिए। अब आप लोगों को इस घर के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो आप लोगों को ये कहानी समझने में थोड़ा आसानी होगा। ये घर था एकदम अजीब। ग्राउंड फ्लोर एकदम पुराना आर्किटेक्चर, फर्स्ट फ्लोर थोड़ा आधुनिक और सेकेंड फ्लोर एकदम मॉडर्न। इसके ऊपर था छत। मेन गेट से घर तक जाने में एक छोटा सा रास्ता है जहाँ रात में रहता है पूरा अंधेरा। कोई भी लाइट नहीं था वहाँ। घर में घुसते ही ग्राउंड फ्लोर पूरा रेंटल, जहाँ 2 फैमिली रहता था। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहता था स्टूडेंट का ताऊजी और सेकेंड फ्लोर में था स्टूडेंट का फैमिली, मम्मी पापा और एक छोटा बहन। अब रमेश जब मेन गेट में पहुंचा तब उसने देखा एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ था। उसे देखकर पता चला वो रमेश का इंतजार कर रहा था। रमेश जब उसके साथ मेन गेट को खोलकर घर में प्रवेश किया तब अचानक से उसे अंधेरे में एक अजीब सा बू आने लगा। ये ना तो कोई अच्छा गंध था ना तो था बुरा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। रमेश जब अंदर जाने लगा तब उसने देखा एक कुआं जो स्लैब से पूरा कवर किया हुआ था। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में जहाँ किराएदार रहते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट जलता है, लेकिन जब सीढ़ियों से होते हुए आप ऊपर जाओगे तब ना तो सीढ़ियों में कोई लाइट है
ना तो घर में कोई लाइट जला के रखता है। सिर्फ वहीं आपको लाइट दिखेगा जहाँ पे कोई है, बाकी पूरा घर रहता है अंधेरे में। ये चीज़ रमेश को थोड़ा अटपटा लगा, इतना बड़ा घर लेकिन कोई लाइट नहीं जलाता है। उस दिन तो ज़्यादा दिन रमेश वहाँ पे रुका नहीं, सिर्फ बात किया और चला आया। 2 दिन बाद जब पहली बार रमेश पहुंचा उस घर में पढ़ाने के लिए, तब हुआ उसे कुछ अजीब सा एहसास। रमेश जब पढ़ा रहा था तब उसे बीच में टॉयलेट जाना था। उसने स्टूडेंट से पूछा तो स्टूडेंट ने बोला कॉरिडोर के एंड में बाएं तरफ है टॉयलेट, बाहर आपको स्विच बोर्ड मिल जाएगा। रमेश दरवाजे को खोलकर जब कॉरिडोर में देखा तो वहाँ पूरा अंधेरा था। उस रूम के साथ और भी 2 रूम था और दोनों ही था तब बंद। कॉरिडोर के एंड में दाएं तरफ किचन और बाएं तरफ था बाथरूम। रमेश तब अंधेरे में ही दीवार में स्विच बोर्ड को ढूंढने लगा। अब आप लोग नोटिस करेंगे कुछ देर अंधेरे में रहने से हम लोगों का आंखें थोड़ा सा सह जाता है उस अंधेरे को। रमेश के साथ भी वैसा ही हुआ। उसने देखा अंधेरे में किचन और बाथरूम के बीच कोई चुपचाप खड़ा हुआ है। रमेश ने सोचा होगा घर का ही कोई, अंधेरे में तो रहना इन लोगों का आदत ही है। तो उसने उनसे पूछा स्विच बोर्ड कहाँ पर है, और ये पूछते पूछते ही रमेश का हाथ पहुंच गया स्विच बोर्ड के ऊपर। उसने एक साथ 3-4 स्विच को दबा दिया। तुरंत कॉरिडोर और बाथरूम में लाइट जल गया। रमेश ने देखा वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा कॉरिडोर खाली। रमेश को लगा उसे तो अंधेरे में रहना आदत ही नहीं है, तो ये उसका आंखों का धोखा होगा। रमेश ज़्यादा ना सोचते हुए बाथरूम में चला गया। इस तरह से तो पहला दिन उसका बीत गया। डर नहीं लगा तब उसे इन सारे चीज़ों में। वो कैजुअली लिया था पूरा इस इंसिडेंट को। सिर्फ एक चीज़ उसने नोटिस किया, घर में फैला हुआ वो अजीब सा बू जो मेन गेट से निकलते ही अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब जब रमेश एक दिन बाद फिर से उस घर में गया तब हुआ उसके साथ एक अजीब सा इंसिडेंट। जब रमेश ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में चढ़ रहा था तब उसने देखा एक सफेद बिल्ली को। ठीक देखने में वैसा ही था जैसा था एक उसके पास बिल्ली। अब कोई बिल्ली हमेशा ही अजनबी आदमियों को देख के भाग जाता है। उस बिल्ली ने भी रमेश को देखकर ऊपर की तरफ भागने लगा। रमेश सीढ़ियों से चढ़कर जब फर्स्ट फ्लोर में पहुंचा तब देखा बिल्ली ऊपर आकर बैठा हुआ है, जैसे कि बैठ के उसका इंतजार कर रहा है। वो चाहता तो फर्स्ट फ्लोर के बरामदा से होते हुए आराम से बाहर जा सकता था, लेकिन उसने ना जाकर रमेश को देखकर फिर से सेकेंड फ्लोर में चढ़ने लगा। अब जबकि रमेश को बिल्लियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसके दिल में बिल्लियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो रमेश ने मुंह से आवाज करते हुए सेकेंड फ्लोर में चढ़ने लगा। उसे लगा वो बिल्ली शायद उसके पास आना चाहता है, लेकिन थोड़ा डर रहा है। सेकेंड फ्लोर में पहुंचते ही रमेश ने देखा वो बिल्ली तब छत के सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ था। रमेश तब उसे प्यार से बुलाने लगा। तब वो बिल्ली चुपचाप बैठ के रमेश को देख रहा था। रमेश ने जब उसे सहलाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया तो वो दौड़ के छत की तरफ भागने लगा। रमेश का आने का आवाज सुनकर तब उसका स्टूडेंट भी रूम से बाहर निकलकर पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। रमेश उस बिल्ली के पीछे छत तक पहुंच गया, लेकिन तब छत का दरवाजा बंद था और वो बिल्ली दरवाजे के सामने ही बैठ के रमेश को देख रहा था। रमेश थोड़ा सीढ़ी और चढ़कर जब उस बिल्ली के सामने पहुंचा और उसे प्यार से बुलाने लगा तब अचानक से रमेश ने देखा वो बिल्ली दरवाजे को चीरते हुए उसके अंदर से निकल के बाहर चला गया। ये देखकर तो रमेश का दिल बहुत ही ज्यादा जोरों से धड़कने लगा। आंखें हो चुका था एकदम बड़ा बड़ा। मुंह से निकला एक जोर से आवाज। ये क्या था? आवाज सुन के पीछे से उसका स्टूडेंट दौड़ के रमेश के पास पहुंचा। कहा, क्या हुआ भैया, आप किससे बात कर रहे थे? रमेश तब बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो वहां पर कुछ नहीं कहा, चुपचाप वो चला गया रूम पे अपने स्टूडेंट के साथ। कुछ देर बाद पढ़ाते पढ़ाते रमेश सोचने लगा वो बिल्ली कैसे दरवाजे के अंदर से जा सकता है। अगर मैं किसी को इस बारे में बताऊं तो इसे कोई भी यकीन नहीं करेगा और मैं खुद भी इस चीज को कैसे यकीन कर सकता हूं। तब अचानक से उसके स्टूडेंट ने बोला, भैया क्या सोच रहे हैं आप? रमेश ने थोड़ा मुस्कुरा के बोला, कुछ नहीं। तब स्टूडेंट ने बोला,
एक बात पूछूं? रमेश ने गर्दन हिलाकर उसे बोला, पूछो। स्टूडेंट ने कहा, आप सीढ़ी पे किससे बात कर रहे थे? रमेश ने कहा, उस बिल्ली से। वो देखने में पूरा मेरे बिल्ली उली के तरह था। वो तुम लोगों का क्या पालतू बिल्ली है? स्टूडेंट ने थोड़ा हैरान होकर बोला, हम लोगों का कोई बिल्ली नहीं है और यहाँ पर कहीं भी आपको कोई बिल्ली नहीं मिलेगा। मैं आपको पीछे से देख रहा था, आप वहाँ अकेले थे और अकेले ही किसी से बात कर रहे थे, कोई बिल्ली नहीं था वहाँ। तब रमेश हैरान होकर पूछा, ना, एक सफ़ेद बिल्ली था जो ऊपर में। बोलते ही रमेश रुक गया। उसने देखा पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ है। रमेश तुरंत बच्चे को बोला, छोड़ो ये सब, तुम अपने प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करो। ये बोल के रमेश चुपचाप एक बुक को उठाकर पढ़ने का नाटक करते हुए उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। स्टिल वहाँ पे कोई खड़ा था। जब उसने बुक को रख दिया और डायरेक्टली उस दरवाजे की तरफ देखा तो पीछे जो था वो समझ गया कि उसे देख लिया है रमेश ने। अचानक से पर्दे को हटाकर उस बच्चे का मम्मी रमेश के लिए चाय और नाश्ता लेके आया और थोड़ा मुस्कुरा के चाय और नाश्ता देकर चला गया। रमेश को थोड़ा हैरानी हुआ इस चीज को देखकर। आंटी बाहर खड़ा होके उन लोगों का बातें सुन रहा था। रमेश जब चाय का एक सिप लिया तब बगल वाले घर से धीरे धीरे बात करने का आवाज आने लगा। आंटी उनके हस्बैंड को कुछ बोल रहा था। अब क्या बोल रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन रमेश को लगा उसके बारे में ही वहाँ पे बातें हो रहा है। रमेश को थोड़ा अजीब सा फील होने लगा, क्या हो रहा है उसके साथ। ये सब कुछ उसके लिए पहली बार था। ये सब सोचते सोचते ही और उस बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते रात का 9 बज गया। उस दिन रमेश आया था 5:30 बजे। बच्चे को भी तब और पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा था। रमेश ने बोला, छोड़ो आज के लिए, आज छुट्टी है। रमेश जब रूम से निकला तो उसने देखा कॉरिडोर में पूरा अंधेरा। मोबाइल का फ्लैश ऑन करके रमेश ऊपर से नीचे आया। नीचे जहाँ पर किराएदार रहता है वहाँ तो थोड़ा लाइट जल रहा था, लेकिन इसके बाद पूरा ही इस घर में अंधेरा ही अंधेरा। रमेश जाने लगा मेन गेट के तरफ, हाथ में फ्लैश जलाकर। मेन गेट के तरफ पहुंचते ही रमेश ने देखा वो सफेद बिल्ली को जो दरवाजे के पास वाला दीवार पे बैठ के तब रमेश को देख रहा है। रमेश जब उस बिल्ली को अच्छे से देखने के लिए उसके सामने पहुंचा तो वो बिल्ली दीवार से दौड़ के सीधा उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। रमेश जब तुरंत फ्लैश को कुएं की तरफ घुमाया तो बिल्ली एक बार पीछे मुड़ के रमेश की तरफ देखकर उस कुएं के अंदर कूद गया। रमेश इस चीज को देखकर तुरंत दौड़ के पहुंचा उस कुएं के पास। उसे दौड़ते हुए देख एक किराएदार भी बाहर निकलकर रमेश को देख रहा था। तब रमेश ने जो देखा वो था बहुत ही ज्यादा क्रीपी, क्योंकि कुएं के ऊपर एक बड़ा सा स्लैब बिछाया हुआ है, तो कैसे कोई उसके अंदर जा सकता है, और अगर कोई अंदर कूदा तो पानी पे गिरने का आवाज होना चाहिए, लेकिन रमेश ने कोई आवाज नहीं सुना। इस चीज को देखकर रमेश थोड़ा डर गया। किराएदार ने जब उसे पूछा क्या हुआ तो रमेश तब कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं था। वो सीधा दौड़ के उस घर से निकला और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रात में रमेश को ये चिंता खाए जा रहा था, ये कैसे हो सकता है, मुझे जो बिल्ली दिख रहा था उसे और कोई क्यों नहीं देख पाया, और वो बिल्ली हूबहू कैसे मेरे बिल्ली की तरह हो सकता है। पास्ट में हुआ मेंटल हैरेसमेंट ट्रॉमा कहीं मेरे दिमाग में असर तो नहीं कर रहा है। हो सकता है ये सब कुछ मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। वहाँ सच में ही शायद कोई भी बिल्ली नहीं था, जो कुछ था सब मेरा हेलुसिनेशन। इस तरह से रमेश अपने आप को समझा के फिर से नॉर्मल होने का कोशिश किया। इसके बाद ये सब कुछ जैसे रमेश के लिए नॉर्मलाइज हो चुका था। रमेश को तब कभी कभी बिल्लियाँ दिखता था, लेकिन रमेश ने उसे हेलुसिनेशन समझ के पूरी तरह से इग्नोर करने लगा। उसे तब इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका मूड भी धीरे धीरे बच्चों के साथ घुल मिल के ठीक होने लगा था। स्टूडेंट के साथ उसका रिश्ता टीचर के तरह नहीं, रमेश उसके साथ एक दोस्त के तरह घुल मिल के रहता था। लेकिन आंटी उस दिन के बाद से रमेश के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता था। जितना हो सके दूरियां बना के चलता था अंकल आंटी दोनों।
सिर्फ नाश्ता और चाय देने के अलावा आंटी कभी भी रमेश के सामने नहीं आता था। इसी तरह से बीत गया और कुछ दिन। रोज की तरह एक दिन आंटी चाय और नाश्ता लेके आया रमेश के लिए। थोड़ा मुस्कुरा के टेबल पे जब चाय रख कर नाश्ते के प्लेट को रमेश के तरफ बढ़ाया, तब अचानक से रमेश का दिल बहुत ही ज्यादा जोर से धड़कने लगा। आंटी की तरफ देखते ही उसे फील होने लगा आंटी उसे जान से मारना चाहता है। चिल्लाते हुए रमेश चेयर से नीचे गिर गया। डर के मारे उसका पूरा शरीर तब कांपने लगा था। आंटी और उसका बेटा जब उसे उठाने का कोशिश किया, तब रमेश का शरीर बहुत ही ज्यादा भारी हो चुका था। रमेश को तब लगने लगा था आंटी उसे मारना चाहती है। तब वो आंटी को जोर से धक्का देकर खुद भी फिर से नीचे गिर गया। धीरे धीरे रमेश का आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होते गया। वो नीचे पड़े हुए ही बेहोश होने लगा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, आंख खुलते ही उसने देखा फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर वाला दोनों अंकल और आंटी वहां पे खड़ा हुआ है। रमेश दोनों आंटी को देखते ही और भी ज्यादा डरने लगा। उसे तब लड़कियों से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसे ये लग रहा था लड़कियां उसे मारना चाहती है। किसी तरह से सर में पानी डालकर उसे तब शांत किया गया। जब 1 घंटा बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तब अंकल ने उनसे कहा, तुम्हें ऐसा दौरा हमेशा आता है? रमेश तब कुछ नहीं कहा उन लोगों से। तब रमेश का डर उसे खाए जा रहा था। वो घर कैसे जाएगा, क्योंकि रास्ते में तो चारी ओर लड़कियां घूम रहा है और कोई भी उसे मार सकता है। रमेश एक पागल की तरह तब अंकल के सामने हाथ जोड़ के मिनतियां करने लगा, मुझे आप घर तक छोड़ दीजिए प्लीज। उसका इस बिहेवियर से हर कोई हैरान था, लेकिन तब भी उसे अंकल ने बोला, तुम शांत हो जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊंगा। लेकिन रमेश को तब उसी वक्त जाना था। वो और एक भी पल यहाँ पे रुकना नहीं चाह रहा था इन आंटियों के बीच में। रमेश का ये हालत देखकर अंकल ने तुरंत बाइक निकालकर मेन गेट के बाहर पहुंचा। पीछे पीछे पहुंचा तब रमेश भी। गेट के बाहर पाँव रखते ही अचानक रमेश का जो डर था वो अंदर से जैसे गायब होने लगा। उसके दिल में जो भारीपन था वो धीरे धीरे हल्का हो रहा था। तब उसे आंटियों से डर नहीं लग रहा था, ना तो रास्ते में आते जाते लड़कियों को देखकर उसे तब डर लगा। सारे भरम जैसे उसके अंदर से दूर होने लगा था। रमेश को तब अपने किए पे पछतावा होने लगा। वो सबसे माफी मांगा और कहा वो अकेले घर जा सकता है। शर्मिंदगी में सर झुका के वो और एक पल भी वहां नहीं रुका, चला गया सीधे अपने घर की तरफ। रमेश घर में पहुंच के इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सोचा, एनालाइज किया उसका तब बिहेवियर को। इंटरनेट में पढ़ा कुछ आर्टिकल, तब उसे पता चला ये कोई हैलुसिनेशन नहीं है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसे कहा जाता है सिक्सोफेनिया। लेकिन इस बारे में वो किसी से खुल के बात नहीं कर सकता, ना तो घर वालों के साथ ना तो दोस्तों के बीच। सब कोई उसे तब पागल समझने लगेगा, सोचेगा ये एक मेंटल पेशेंट है। तब उसने सोचा एक अपॉइंटमेंट लेने का साइकोलॉजिस्ट के साथ। ऑफिस के बाद वो और पढ़ाने नहीं जाता था, तब वो जाता था साइकियाट्रिस्ट के पास। कुछ दिन उसका काउंसलिंग चला, लेकिन साइकियाट्रिस्ट को रमेश के अंदर कोई भी मेंटल इलनेस नजर ही नहीं आया। तब भी उसे और कुछ दिन काउंसलिंग को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया और वो ये कर भी रहा था। इसी तरह से कुछ दिन चलने के बाद एक दिन रात को अचानक स्टूडेंट का मम्मी रमेश को फ़ोन करके उसके तबीयत के बारे में पूछने लगा। रमेश ने उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से बातें किया। उस दिन के लिए फिर से वो माफ़ी मांगा। आंटी ने रमेश को फिर से पढ़ाने के लिए बुलाया। एक बार के लिए तो रमेश पूरा अचंभित हो गया ये सुनकर ही। इतना कुछ होने के बाद भी वो लोग उसे बुला रहा है पढ़ाने के लिए। पहले तो रमेश ने ना कर दिया था, अगर जाता भी तो किस मुंह से जाता उस घर में। लेकिन 1 महीना बाद बच्चे का फाइनल एग्जाम था और वो बच्चा रमेश के पास ही पढ़ना चाहता है। आंटी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, बस 1 महीने के लिए। एक तरफ से मजबूर होकर रमेश को फिर से उस घर में जाने के लिए हाँ करना पड़ा।
लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, इसके बारे में तो रमेश अपने सपनों में भी कभी सोच नहीं सकता है। कुछ दिन बाद फिर से रमेश पढ़ाना स्टार्ट किया। ऐसे तो रमेश का माइंड हमेशा ही शांत रहता है, उसे ना तो घर में कोई प्रॉब्लम होता है ना तो ऑफिस में। लेकिन जब भी वो उस घर में पढ़ाने के लिए जाता है, तब अचानक से उसे ये फील होने लगता है दुनिया का हर एक लड़की उसके जान के पीछे पड़ा है, उसे मारना चाहता है वो लोग। रमेश को तब एक अजीब सा डर महसूस होता था लड़कियों को लेकर उस घर में रहते वक्त। लेकिन जब वो मेन गेट को क्रॉस करके बाहर निकलता था, तब सब कुछ स्वाभाविक हो जाता था, एकदम पहले की तरह। जब इस बारे में वो अपने साइकियाट्रिस्ट से पूछा, ये फील अभी तक उसे होता है उस घर में रहते वक्त, तब साइकियाट्रिस्ट ने उसे सलाह दिया इस चीज को इग्नोर करने का, क्योंकि रमेश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो उस घर में है जो जानबूझकर रमेश के माइंड के साथ खेल रहा था। लेकिन तब रमेश ने इन सब बातों को ठीक से समझा नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद उसे आखिर में समझ में आया असली कहानी है तो है क्या। कुछ दिन बाद रमेश एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उठकर टॉयलेट की तरफ जाने लगा। अब जबकि रूम से निकलते ही कॉरिडोर में कोई लाइट नहीं जलता था, तो पहले रमेश गया लाइट जलाने। अब रमेश को पता था स्विच बोर्ड कौन सी जगह पे है। रमेश रूम से निकला, देखा बगल वाले रूम पे टीवी चल रहा था, उसके बाद ही था स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड को जलाकर रमेश ने देखा उसके बाद वाला रूम तब बंद पड़ा था। वो सीधे चला गया वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम से निकलकर जब रमेश ने स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ने लगा, तब उसने देखा जो रूम पहले बंद था वो अभी खुला हुआ है। कॉरिडोर का लाइट तब उस घर में पहुंच रहा था। जब स्विच बोर्ड को बंद करने के लिए वो उस रूम के दरवाजे की तरफ गया, तब उसने देखा एक बूढ़ा आदमी घर के बीचों बीच खड़ा हुआ है, अपने सर को झुकाए हुए। उन्होंने पहना था कुर्ता पजामा और उनका शरीर था पूरा फूला हुआ सफ़ेद सा, जैसे हाथ पानी में डूबे रहने पर सफ़ेद हो जाता है। रमेश जब उसे ठीक से देख रहा था, तब अचानक से वो बूढ़ा आदमी अपने सर को उठाकर अपने आँख को खोला, जो था पूरा सफ़ेद। वो रमेश को बोला, बोलकर तुरंत रमेश की तरफ झपट पड़ा। रमेश गिरा पूरा पीछे की तरफ। इसे देखकर रमेश जोर से चिल्लाने लगा। रमेश तब कॉरिडोर में गिरा हुआ था। उसका आवाज़ सुन के पास वाले रूम से अंकल, आंटी और स्टूडेंट भी बाहर निकल के आए। रमेश को देखा वो नीचे बैठा हुआ था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। रमेश का चिल्लाने का आवाज इतना जोर था कि नीचे से ताऊ जी और आंटी भी ऊपर चले आए। देखने लगा हुआ क्या है। रमेश उठकर खूब ही गुस्से से कहने लगा, आप लोगों के घर में क्या प्रॉब्लम है? जब से यहाँ पे आना शुरू किया हूँ, जिंदगी में चैन ही नहीं है मेरा। दिमाग खराब कर दिया है पूरा। भूत भूत पाल के रखे हैं क्या घर में? ये सुन के अंकल गुस्सा हो गए, बोलने लगे, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दिमाग खराब है, आप डॉक्टर को दिखाइए। आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो बोल दीजिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बदनामी क्यों कर रहे हैं हम लोगों का? रमेश ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। मेरा दिमाग में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप लोगों के घर में है। जिस दिन आया बिल्ली दीवार से निकल गया, बाद में जाके कुआं पे कूद गया। आपके घर में घुसते ही लड़कियों से डर लगने लगता है मुझे। आज तो मैं अपने आंखों से देखा कोई मेरे ऊपर झपट्टा मार के गिरा। यहाँ नाटक चल रहा है। मेरा किस्मत ही खराब था कि मैं यहाँ पे आया। इस घर के वजह से मुझे काउंसलिंग करना पड़ा खुद का। मैं और यहाँ पे नहीं आ सकता। आप लोग कोई दूसरा टीचर ढूंढ लीजिए, मुझे माफ़ करिए, मैं नेक्स्ट डे से और नहीं आ सकता। तब रमेश ने एक चीज़ नोटिस किया, आंटी कुछ भी नहीं बोल रहा था। चुपचाप एक मायूस सा शक्ल लेकर अपने आप में एक गिल्टी सा फील हो रहा था उनको। तब आंटी रमेश का गुस्सा को देखकर अपने हस्बैंड को रूम पे लेके जाने लगा। ताऊजी रमेश को तब समझा रहा था। तब आंटी ने सिर्फ एक बार बोला, अभी अगर आप छोड़ देंगे तो बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ अभी मत छोड़िए। लेकिन तब रमेश का माथा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका था। वो किसी का भी तब नहीं सुना, तुरंत रूम पे गया, अपना बैग लिया और नीचे की तरफ बढ़ने लगा। जब रमेश नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था, तब उसने सुना एक अजीब सा बात और वो रुक गया सीढ़ी पे ही।
ताऊजी और उनके वाइफ सीढ़ियों से उतरते वक्त कुछ बातें कर रहा था। आंटी ने बोला, ये सब कुछ उस बेल के पेड़ की वजह से हो रहा है। गुरुजी ने पहले ही बोला था इस पेड़ को काटो, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो। तब ताऊजी ने बोला, मैं तो काटना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाई काटने देगा तब ना, उसे तो वहाँ पे प्रोमोटिंग करना है। बोलते बोलते वो लोग नीचे चला गया। रमेश समझ गया, दैट्स द बेल का पेड़, यही है असली प्रॉब्लम। रमेश सीढ़ियों पे खड़ा होकर दरवाजा बंद होने का इंतजार करने लगा। जब उसे दरवाजे का आवाज सुनाई दिया तब उसने देखा वो काला साया, जिसे वो पहली बार बाथरूम के बाहर देखा था। वो फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ियों के बीच खड़ा हुआ था तब, और सेकेंड फ्लोर के सीढ़ी पे तब खड़ा था रमेश। अचानक से एक आवाज रमेश के चारों ओर घूमने लगा। ये आवाज तब रमेश के चारों ओर गोल गोल करके घूम रहा था, कभी पीछे के तरफ तो कभी सामने, कभी दाएं तो कभी बाएं। लेकिन वो काला साया खड़ा था एक ही जगह पे, सिर्फ आवाज चारों ओर घूम रहा था। रमेश तब चिल्ला के बोलने लगा, जो भी है सामने आओ, मैं डरता नहीं किसी से, दम है तो मेरे सामने आओ। घर में सब कोई रमेश का यह आवाज़ तब सुन रहा था, लेकिन कोई भी बाहर निकल के रमेश के पास नहीं आया। वो काला छवि जब तक वहाँ पे खड़ा था, रमेश भी ऊपर खड़ा होकर वो देख रहा था। जब वो साया वहाँ से हट गया, रमेश धीरे धीरे नीचे जाने लगा। रमेश की आवाज़ सुनकर नीचे किराएदार भी सब सीढ़ी की तरफ ही देख रहा था। रमेश इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था, नीचे आते ही वो लोगों से पूछने लगा, यहाँ क्या है। एक औरत था नीचे, उन्होंने बोला, नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तब रमेश ने उन लोगों से पूछा, आप लोगों को यहाँ क्या कोई भूत दिखता है। तब अचानक से उनका बच्चा बोलने लगा, हाँ दिखता है ना, कुएं के अंदर। ये सुनते ही उस बच्चे के मम्मी ने अपने बेटी के माथे पे एक चांटा मार के वहाँ से भगा दिया, और रमेश को बोलने लगा, नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश तब पूरा कंफर्म हो गया, ये घर असल में भूतिया है। एक पेड़ और एक कुआं जिसमें छुपा हुआ है बहुत सारा राज। रमेश को तब डर से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा तब उसके अंदर था, अगर वो चीज़ उसके सामने आता तो उसे बहुत ज़्यादा गाली देता वो। लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करके वहाँ से निकल गया। रमेश जब घर पहुँचा तब आंटी ने फिर से फ़ोन किया रमेश को। उसे मनाने लगा सिर्फ 1 महीनों के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के बाद वो पढ़ाना छोड़ दे, लेकिन अभी कम से कम 1 महीना एग्ज़ाम तक बच्चे को पढ़ा दे, नहीं तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। रमेश का ये कॉन्वर्सेशन जब घर में चल रहा था तब घर वालों ने रमेश को थोड़ा चिंतित देखा। घर वालों ने भी रमेश से पूछा क्यों उस बच्चे को एग्ज़ाम से पहले छोड़ रहा है, लेकिन रमेश तब असली कारण घर वालों को नहीं बता पाया। रात को रमेश सोचने लगा उस घर में जाए या ना जाए। उसे भूतों से डर नहीं था, उसे सिर्फ ये डर सताने लगा कि वहाँ जो चीज़ है वो दिमाग से खेलता है। लेकिन रमेश भी ठहरा महाकाल का भक्त। हर सोमवार को सुबह वो जाता है महाकाल के दरबार में माथा टेकने। वो इस कहानी को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता था। उसे तब ये जानना था उस घर में आखिर क्या है और क्यों है। उसने उसी रात को डिसीजन ले लिया। सुबह होते ही रमेश पहुंचा महाकाल मंदिर, माथा टेका और निकल पड़ा ऑफिस के लिए। ठीक उसके 2 दिन बाद फोन करके पहुंचा अपने स्टूडेंट के घर, अंधेरा होने के बाद। उस दिन रमेश सोच लिया था उसे देखना है अब उस बेल का पेड़ को। रमेश एकदम तैयार था। उसे पता था कोई ना कोई अजीब चीज वो जरूर देखेगा, तो वो तब से हर कदम फूक फूक के रखता था। उस दिन 2nd फ्लोर में पहुंच के स्टूडेंट के रूम के तरफ ना जाकर वो सीधे छत के तरफ जाने लगा, क्योंकि अगर बेल का पेड़ को ढूंढना है तो छत के तरफ ही जाना पड़ेगा। खुले छत पे रमेश उस अजीब सा बू को महसूस कर रहा था, जिसे खुले स्थान पे होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब रमेश छत को चारों ओर से देखने लगा तब उसने देखा घर के पीछे एक सेप्टिक टैंक है और उसके पास था वो बेल का पेड़। एक ऐसा बड़ा पेड़ जिसमें पत्ता तो ना के बराबर है,
लेकिन वो सटा हुआ था उस रूम के साथ जहां रमेश ने उस बूढ़े आदमी को देखा था। तब उसने देखा एक घना काला साया उस पेड़ के नीचे से ऊपर रमेश की तरफ ही देख रहा है, जिसका ना तो कोई शकल था ना तो कोई कपड़ा, सिर्फ था एक काला ह्यूमन शेप सा साया, जिसे देखते ही रमेश के सर के ऊपर से एक ठंडी हवा चली। रोंगटे खड़े हो गए तब उनका। रमेश तुरंत सीढ़ी की तरफ जाने लगा। तब चारों ओर से घूमने लगा फिर से वो आवाज, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। रमेश कुछ नहीं बोला, दरवाजे को बंद किया और नीचे स्टूडेंट के पास जाके बैठ गया। वो उस बच्चे को पूछना चाहता था इसके बारे में, लेकिन बोल ही नहीं पाया। और ऐसे चलते चलते बीत गया और एक हफ्ता। अब घटा एक ऐसा दर्दनाक घटना जो बदल दिया इस कहानी के मोड़ को ही। रमेश जिस रूम पे बैठता था उसके बगल वाला घर पे एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़की रहता था, जो प्रोफेशन से था एक डांस टीचर। रमेश उन्हें एक दो बार देखा था जंगला से। उस दिन जब रमेश पढ़ा रहा था तब अचानक से उस घर में से चिल्लाने का आवाज आने लगा। बहुत ही ज्यादा चिल्ला मिल्ली हो रहा था तब उस घर में। ये सुनकर उसका स्टूडेंट तुरंत टेबल से उठकर जंगला को खोल के देखा। उस घर में तब आग लगा था। तुरंत रमेश का स्टूडेंट घर से निकल गया। रमेश कुछ समझ पाता तो देखा आंटी भी दौड़ के जा रहा था और रमेश को बुलाया हेल्प करने के लिए। रमेश जब उनका घर में पहुंचा तब देखा उस लड़की को लपेट दिया था पूरे कंबल में। जोर जोर से चीख रहा था वो लड़की। उनके मम्मी हो चुका था बेहोश। पूरा पाड़ा तब इकट्ठा हो गया था उस घर के बाहर। तुरंत उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद खबर आया रास्ते में ही दम छोड़ चुका है वो लड़की। घर वालों ने कहा ये एक अननेचुरल डेथ है। वो लड़की शाम को पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाया था और माचिस का तीली को फेंका था डस्टबिन में, लेकिन किसी तरह से वो माचिस का तीली जाके गिरा बेड पे रखा हुआ मच्छरदानी पे और वहीं से पकड़ लिया आग। उसके बाद उसके बहन ने देखा वो मच्छरदानी पेट से उड़कर आया उसके दीदी के ऊपर और उसे पूरा लपेट लिया। लड़की का मम्मी जब सुना उनका बेटी और नहीं है इस दुनिया में, तो वो सीधे आकर आंटी और उनके घर वालों के ऊपर उंगलियां उठाने लगा। बोलने लगा तुम लोगों के कारण आज मेरा बेटी मारा गया। ये उस बुढ़ऊ का काम है। वो बुढ़ऊ खा गया मेरे बेटी को जैसे खाया था अपने भांजियों को। आज भी वो बुढ़ऊ जलता है लड़कियों के सक्सेस को देखकर। रमेश ये सब सुन के वहाँ अचंभित हो गया। स्थिति ऐसा बन चुका था सिर्फ हाथापाई बाकी है। कुछ देर और वहाँ रुका तो वो भी शुरू हो जाएगा। तब आंटी अंकल पूरा परिवार वहाँ से चला आया घर पे। रमेश भी आया उन लोगों के पीछे पीछे। रमेश तब ठान लिया था आज वो पूछ के रहेगा कौन है ये बुढ़ऊ। जबकि आंटी का मूड तब एकदम ठीक नहीं था, तो उसने स्टूडेंट को पूछना सही समझा। रमेश अपने स्टूडेंट से पूछा कौन है ये बुढ़ऊ, वो लोग क्यों ब्लेम कर रहा है तुम लोगों के ऊपर इस इंसिडेंट के लिए। तब स्टूडेंट ने बोला सर आप मम्मी को इस बारे में मत बोलिएगा, नहीं तो मम्मी मुझे मारेगा। वो लोग मेरे दादाजी के बारे में बात कर रहा था। रमेश ने बोला कहाँ है तुम्हारा दादाजी, मैं तो आज तक उन्हें देखा ही नहीं। स्टूडेंट ने कहा 2005 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तब रमेश ने बोला जब वो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उनके ऊपर क्यों ब्लेम डाला जा रहा है। स्टूडेंट ने तब कहा कौन कहता है नहीं है, आज भी है वो। रमेश ने तब पूछा कहाँ है। स्टूडेंट ने बोला क्यों, उस बेल का पेड़ में ही तो है, वहीं पे रहता है उनका भूत आज भी। रमेश ने तुरंत उठकर बोला दिखाओ मुझे उस पेड़ को। बच्चे ने सीधा उठा, रूम से निकला और पहुंचा उस रूम में जहां रमेश ने पहली बार उस इंसान को देखा था। बच्चा ने उस रूम के विंडो को खोला और दिखाया उस पेड़ को जो पूरा सटा हुआ था उस रूम के साथ जहां रमेश ने उसे देखा था पूरा क्लियर। तब रमेश फैसला कर लिया था उसे अब क्या करना है। रमेश उस बच्चे से पूछा तुम पढ़ना चाहते हो मेरे पास। बच्चे ने बोला हाँ। रमेश ने बोला मम्मी को बुलाओ। कुछ देर बाद आंटी रूम पे आया।
बैठा रमेश से पूछने लगा तबीयत के बारे में, पूछने लगा बेटे के पढ़ाई के बारे में। तब रमेश ने बोला, आंटी आप चाहते हो ना मैं 12th तक इसका पूरा क्लियर कर दूं? आंटी ने बोला, बहुत अच्छा होगा अगर तुम ये कर सको तो। तब रमेश ने बोला, बताइए मुझे क्या है इस बेल के पेड़ में, क्यों आप लोगों के पड़ोसी आप लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा है इस इंसिडेंट के लिए? आप निश्चिंत होकर मुझे सब कुछ बता सकते हैं। आंटी कुछ देर तक सोचने लगा, फिर उठकर गेट को बंद किया और आके बोलने लगा, ये सब कुछ मेरे ससुर का किया धरा है। लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख ले या अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता था। वो हर लड़की को अपने जूतों के नीचे रखना चाहता था। अपने बीबी के ऊपर बहुत अत्याचार किया। बेचारी मेरी सासू माँ, जिंदगी में उन्हें थोड़ा सुख भी नसीब नहीं हुआ। मेरा ससुर एक नशेड़ी आदमी था। वो लोग 2 भाई थे। उनका बड़ा भाई इस अत्याचार से ये घर को छोड़ के चला गया। पास में ही उनका घर था, लेकिन अब नहीं है। मेरा ससुर एक्सपर्ट था काला जादू में। घर में बकरियों का बलि चढ़ाता था और अगर कोई उनका बात ना माने तो पीटता था घर के औरतों को। एक दिन बहुत ही ज़्यादा झमेला हुआ 2 भाइयों के बीच। उसके बाद रात को बड़ा भाई आँख में जल के मारा गया। कुछ दिन बाद उनका बड़ा बेटी जो एक स्कूल टीचर था, वो मेरे सासू माँ को मारने के वजह से मेरे ससुर को जेल करवा दिया था। कुछ दिन बाद वो भी आँख में जल के मारा गया। उनका छोटा बेटी का तब नया नया शादी हुआ था। उसके ठीक 1 महीने के अंदर उनका पति रेलवे ट्रैक रिपेयर करते हुए सिलेंडर फट के मारा गया। इस शौक से बेटी भी खुद को आग लगा लिया। इतना सारा मौतों को देखने के बाद उन लोगों का माँ नींद का गोली खाकर खुदकुशी किया था। पूरा खानदान उन लोगों का खत्म हो गया। उन लोगों का घर को हड़प के मेरा ससुर पूरा पैसा खुद खा गया था। मेरे सास बहुत अच्छा मानुस थे, लेकिन पति का इतना पाप का बोझ वो ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाए। वो भी चला गया इस दुनिया को छोड़कर। उनका दोनों बेटा ये सब कुछ देखा था, लेकिन आज भी वो लोग अपने बाप से डरता है। उन्होंने एक बेल का पेड़ लगाया था इस घर के अंदर, लेकिन क्यों लगाया था ये तब कोई नहीं जानता था। एक दिन अचानक वो कुएं पे कूद के अपना जान दे दिया और तब से लेके आज तक उस पेड़ के ऊपर ही उनका वास है और हम लोग डर से कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। रमेश ये सब सुन के तब उनसे एक सवाल किया, उन्होंने क्यों कुएं पे कूद के अपना जान दिया था? उनको तो जो चाहिए सब कुछ मिला था, तब ये कदम क्यों उठाना पड़ा उनको? ये सुन के आंटी के आंखों में आंसू आ गया था। आंटी ने बोला, जो मैं जानता हूँ सब कुछ तुम्हें बता दिया। अब अगर तुम बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, नहीं तो मैं आपको और जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, बोलकर तुरंत आंटी वहाँ से चला गया। रमेश उस दिन प्रॉमिस किया था उसके स्टूडेंट से उसका 12 क्लियर करके ही वो छोड़ेगा। तब तक कोई भी उसे डराए वो डरने वालों में से है नहीं। उस दिन जब रमेश घर से निकला तब बगल में एक चाय का दुकान था। वो वहाँ पे गया चाय पीने के लिए, क्योंकि उस दिन उसे चाय नहीं मिला था इतने सारे कांड के चलते। तब चाय वाला ने रमेश से पूछा, आप पढ़ाने आते हो इस घर में? रमेश ने बोला, हाँ। चाय वालों ने बोला, ये घर तो भूतिया है। रमेश ने बोला, हाँ मैं जानता हूँ। तब चाय वालों ने बोला, आज तक कितना मास्टर को मैं इस घर से भाग के जाते हुए देखा हूँ। कोई मास्टर यहाँ पे टिकता नहीं है। यहाँ एक काला जादू करने वाला ठरकी बूढ़ऊ का भूत रहता है जो सबको डरा के इस घर से भगा देता है। तब रमेश ने बोला, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, महाकाल का आशीर्वाद है मेरे सर पे। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, ये बूढ़ऊ मरा कैसे? तब चाय वाला बोला, आपको पता नहीं, पूरा मोहल्ला जानता है। वो बूढ़ऊ 1 नंबर का ठरकी इंसान था। अपने बहू तक को भी वो नहीं छोड़ता था। काला जादू आता था ना, उसे डरा के धमका के वो सबसे अपना काम निकाल ही लेता था। जब मोहल्ले वालों को इस चीज़ के बारे में पता चला तब मार खाने के डर से कुएं पे कूद के अपना जान दिया था वो। तब रमेश को समझ में आया
आंटी क्यों उनके ससुर के मौत के कारण को उससे छुपाया था, क्यों उनके आंखों में तब आंसू आया था। ये दर्द किसी लड़की के लिए कितना ज़्यादा होता है ये सिर्फ एक लड़की समझ सकती है। इसके बाद रमेश वादों के मुताबिक 13 महीनों तक इस बच्चे को पढ़ाया था। उसका 12 क्लियर करके वो इस घर को छोड़ा। इन 13 महीनों में बहुत बार उसे डराने का कोशिश किया गया था, लेकिन रमेश के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था उन सारे चीज़ों का। वो सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ महाकाल का नाम लेता गया। एक ऐसा शक्ति जो इंसानों के अंदर छुपा हुआ दर्द को निकालकर डराने का काबिलियत रखता था। ये कोई आम काली शक्ति नहीं है, जो है वो था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। आज भी वो घर वहीं पे है, आज भी वहाँ पे वो फैमिली रहता है, लेकिन रमेश को देखकर उन लोगों को भी इस डर के खिलाफ खड़ा होना आज आ चुका है। तो यही था आज का कहानी। अगर आपके लाइफ में या फिर आपके कोई जानने वाले के लाइफ में ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट या फिर कोई अननेचुरल इंसिडेंट कभी हुआ था, तो आप हमारे साथ उस इंसिडेंट को शेयर कर सकते हैं। हमें मेल करके बताइए आपके उस इंसिडेंट के बारे में। मेल आईडी आपको मिलेगा वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से भेजिए आपका कहानी, जिसे मैं सुनाने वाला हूँ सबको। अगर आज का ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कहाँ से सुन रहे हैं आप इस कहानी को। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर ऐसे ही रियल इंसिडेंट के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हो तो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।